All the episodes will be uploaded. Now episode number 75 is going to here. आदित्य बेंच पर बैठकर अभी सोच ही रहा था कि वो किस तरीके से इन चीजों को हैंडल करे। उसने एक बार अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाने लगा ताकि उसे ये पता चल सके कि किस तरीके से बुरा साया बख्शी विला में हो सकता है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस चीज पर फोकस करे। 10,000 साल के सफर के दौरान उसने बहुत सारी बुरी ताकतों से लड़ाई की थी, लेकिन हर बार उसे अपने ओपोनेंट के बारे में पता होता था। जब उसने हॉस्पिटल में भी बख्शी सर को ठीक किया था, तब भी उसे बीमारी का अंदाजा था, पर यह साया उसके लिए भी नया था। जब वो किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाया तो उसने अपनी आंखें खोली और अनामिका की तरफ देखकर कहा, क्या तुम मुझे बख्शी सर के पास ले चलोगी? हाँ, चलो मेरे साथ। इतना कहकर अनामिका उठी और आदित्य उसे फॉलो करने लगा। दोनों चलकर जब हॉल के कॉरिडोर के बाहर पहुंचे तब बॉडीगार्ड्स ने अनामिका को तो जाने दिया, लेकिन आदित्य की चेकिंग की। जब वो इस बात को लेकर श्योर हो गए कि आदित्य के पास ऐसा कुछ भी खतरनाक नहीं है, तभी उन्होंने उसे आगे जाने दिया। आदित्य जब अंदर चल रहा था तो उसके मन में यही बात घूम रही थी कि भले ही बख्शी सर बाहर नहीं निकले और ना ही अपने घर वालों को बाहर निकलने दें, पर जो साया उनके परिवार को अंदर से खोखला कर रहा है, उसे आदित्य ही भगा सकता है। आदित्य ने देखा कि घर के अंदर भी हर कमरे के बाहर 2 बॉडीगार्ड्स किसी सिक्योरिटी गार्ड की तरह खड़े हुए हैं। थोड़े आगे जाकर अनामिका जब बख्शी सर के कमरे की तरफ पलटी, तब फिर एक बार वहां खड़े हुए दोनों बॉडीगार्ड्स ने आदित्य की मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की कि कहीं वो कोई हथियार तो लेकर नहीं आया है। फिर उसके बाद अनामिका ने गेट खोला और वो दोनों अंदर चले गए। आदित्य ने देखा कि बख्शी सर का रूम मिलिट्री के सामान से ही भरा था। दीवारों पर गन्स और फोटोज लगी थी और फर्नीचर भी वुडन के थे। वहीं पर बख्शी सर अपनी रिमोटली कंट्रोल्ड व्हील चेयर पर बैठकर खिड़की से बाहर की ओर देख रहे थे। उनके सामने बस सुबह का सूरज और खुला आसमान था। तब अनामिका ने कहा, दादू देखो आदित्य आ गया है, मैं इसे ले आई। अनामिका ने कहा और जब बख्शी सर पलटे तो आदित्य ने देखा कि उनके चेहरे की हालत बहुत बिगड़ी हुई है। उनकी आंखें ढंग से खुल नहीं पा रही थीं और उनके चेहरे पर निशान हो रहे थे जैसे किसी जानवर ने उनका चेहरा अपने नाखूनों से नोच दिया हो। उन्होंने आदित्य को देखकर स्माइल की। तब आदित्य ने उनके मुंह में देखा कि वहां पर 2 दांत भी बहुत टेढ़े मेढ़े तरीके से टूटे हुए थे, जैसे किसी जानवर ने उस पर पंच मारकर उन्हें तोड़ा हो। उसे समझ में आ गया कि ये सब सिर्फ स्टेयर्स पर गिरने की वजह से नहीं हुआ है। वो अपनी व्हील चेयर को रिमोटली आगे बढ़ाते हुए आदित्य के पास आए और उन्होंने कहा, आई एम सो ग्लैड आदित्य कि तुम यहां पर आ गए। उनकी आवाज में वो पहले वाला जोश नहीं था, जिससे समझ में आ रहा था कि वो सच में ग्लैड नहीं फील कर रहे थे। आदित्य को अपने ऊपर थोड़ा गुस्सा आया कि वो इतने दिनों से गायब था और उसे इस बारे में पता ही नहीं चला। अगर उसे ये पता चल जाता तो वो अपने 7 दिन आराम करते हुए या फोन चलाते हुए नहीं बिताता। उसने थोड़ी रिग्रेटफुल टोन में कहा, आई एम सॉरी बख्शी सर, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। नो नीड टू से सॉरी आदित्य, आई जस्ट होप कि ज्यादा देर नहीं हुई हो। इस बार बख्शी सर की आवाज में एक अलग ही पेन था और वो पेन आदित्य को खुद महसूस हो रहा था। फिर उन्होंने पलटकर अनामिका से कहा, अनामिका तुम अपने पापा और चाचा को यहां पर लेकर आओ। आदित्य से हम तीनों को ही कुछ बात करनी है। ओके दादू, अनामिका ने कहा और फिर वो पलटकर बाहर चली गई। बख्शी सर ने फिर आदित्य को चेयर की तरफ पॉइंट करते हुए बैठने का इशारा किया। आदित्य ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, अचानक से इतना सब कुछ कैसे हो गया बख्शी सर? मुझे भी नहीं पता है आदित्य, कभी कभी समझ नहीं आता कि ये दुनिया मुझसे चाहती क्या है। मैंने सोचा था कि जब तुमने मुझे दूसरी जिंदगी दी है और जब मैं उस पेड़ को यहां पर ले आया तब शायद चीजें आसान हो जाएंगी और हमारी जिंदगी का बुरा साया भी दूर चला जाएगा। लेकिन मुझे ये कभी भी पता नहीं था कि बुरा साया सिर्फ मुझ पर ही नहीं, मेरी फैमिली पर भी मंडरा रहा है। कंडीशन इस तरीके की हो गई है कि अब हम बाहर भी नहीं निकल सकते। पर इस बुरे साये की एक अजीब बात है कि इसने हमारे घर की औरतों को नहीं छुआ, ना ही अवनी को और ना ही अनामिका को।
और इसी वजह से मैं थोड़ा रिलैक्स्ड फील करता हूं। पर इस कमरे के अंदर बैठकर अजीब अजीब ख्याल आते हैं कि कब उस साये का मन पलट जाए और वो उन दोनों पर भी हमला कर दे। इसीलिए मैं तुम्हें बहुत दिन से याद कर रहा था। बख्शी सर ने जब अपनी बात कंप्लीट की तब आदित्य ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इतने दिन से वजीर के साथ था, लेकिन वजीर ने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बोला। आखिर वो भी तो बख्शी परिवार का एक हिस्सा ही है और उसे बख्शी सर पर चोट आई इस बात का तो पता चल ही गया होगा। तो फिर उसने आदित्य को कुछ भी क्यों नहीं बोला? उसने सोचा कि वो ये बात वजीर से जरूर पूछेगा, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम उसके सामने है उसे उसका सॉल्यूशन निकालना होगा। आदित्य या बख्शी सर दोनों में से कोई भी कुछ कहता इसके पहले ही कमरे का गेट खुला और सुशील और विनोद अनामिका के साथ अंदर आ गए। उन दोनों को कोई भी चोट नहीं आई थी और दोनों नॉर्मल दिख रहे थे। आदित्य ने उनकी तरफ स्माइल की, लेकिन उन दोनों ने ही कुछ रिएक्ट नहीं किया। फिर वो वहीं खड़े रहे और तब बख्शी सर ने कहा, विनोद और सुशील, हम जिस पल का इंतजार कर रहे थे वो आ गया है। आज आदित्य आ गया है तो हम इस प्रॉब्लम को जड़ से मिटा के ही रहेंगे। लेकिन उसके पहले मैं बस एक ही चीज चाहता हूं कि सुशील तुम आदित्य से माफी मांगो, जैसा मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। नहीं बख्शी सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं आदित्य, इसकी जरूरत है। अगर उस दिन सुशील तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करता तो तुम शायद यहां से जाते नहीं और तभी हमारा सारा काम खत्म हो जाता। लेकिन इसकी वजह से कंडीशंस और खराब हो गई हैं, इसीलिए इसे तुमसे माफी मांगनी ही पड़ेगी। बख्शी सर ने कहा और तब आदित्य ने सोचा कि वो बख्शी सर को बता दे कि बात दरअसल ये नहीं थी। असल में वो अपना बदला पूरा करना चाह रहा था और इसीलिए वो उस दिन यहां नहीं रुक सकता था। पर उसे पता था कि इस बात को कहना यहां पर कुछ मतलब का नहीं है। वो चुप बैठा था कि तभी सुशील उसके पांव पर गिर गया और उसने गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे माफ कर दो आदित्य, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे जो भी कहा वो बस मेरी नादानी थी। उसकी वजह से प्लीज तुम मेरे परिवार को पनिशमेंट मत दो। प्लीज हमें इस बुरे साए से आजाद कर दो। हम जो भी कर सकेंगे तुम्हारे लिए हम करेंगे। प्लीज आदित्य, प्लीज मुझे माफ कर दो। फॉरगिव मी प्लीज। आदित्य ने जब सुशील की आंखों में देखा तो उसे वहां पर आंसू दिखाई दिए। उसे ऐसे देखकर आदित्य को बहुत ज्यादा तरस आ गया। उसने सुशील को अपने हाथों से उठाकर खड़ा किया और कहा, तुम चिंता मत करो सुशील, आज बख्शी परिवार उस बुरे साए से आजाद होकर ही रहेगा। आदित्य की बात सुनकर सबके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। बख्शी सर ने उससे पूछा कि वो ऐसा कैसे करेगा, लेकिन उसने उन्हें कुछ नहीं बताया। पर उसने मन में प्लानिंग कर ली थी कि ऐसी चीज करने के लिए उसे उन लोगों के साथ बैठकर ध्यान लगाना होगा जिनके ऊपर यह साया मंडरा रहा है, और फिर वो साया सामने आएगा। आदित्य उसके कुछ भी करने से पहले उससे बात करके ये पूछेगा कि वो आखिर में चाहता क्या है। वो जिस भी इंसान से जुड़ा हुआ होगा वो पहले उस पर हमला करने की कोशिश करेगा, लेकिन आदित्य उन हमलों को रोक देगा और फिर फाइनली उस साए को खत्म कर देगा। आदित्य ने बताया कि ये सब वो नीचे गार्डन में बैठकर पूरा करेंगे। इसके बाद बख्शी विला के 5 मेंबर और आदित्य गार्डन में बैठ गए। सारे बॉडीगार्ड्स भी उनके आसपास थे ताकि कोई भी अटैक उन पर हो तो वो उसके लिए फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट कर लें। पर आदित्य को पता था कि जिस तरीके से अटैक बुरी ताकतें करती हैं, उसे कोई नॉर्मल इंसान तो रोक ही नहीं सकता, लेकिन आदित्य जरूर रोक सकता है। उसने इस बात को सोचा और फिर आंखें बंद करके 5 मेंबर्स के बीच में बैठ गया। सब उसे ही देख रहे थे और सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी कि अब आगे क्या होगा। उसी जगह पर आदित्य बस ध्यान लगाकर और साधु महाराज के दिए गए मंत्रों का उच्चारण करके उस बुरे साए को अपने सामने लाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद उसके मंत्रों का इफेक्ट होने लगा। अचानक से बख्शी विला के ऊपर का आसमान काले बादलों से घिर गया और तेज हवाएं चलने लगी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, और सबको एक अलग ही तरीके का डर लग रहा था क्योंकि ऐसी चीजें उन्होंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की थी। जब अनामिका ने आदित्य को देखा तो वो अभी भी सीधा ही बैठा हुआ था और कुछ मंत्र कहे जा रहा था, लेकिन अगले ही पल आदित्य ने अपनी आंखें खोली। फिर वो अपने पांव पर खड़ा हुआ और उसने आसमान की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, हिम्मत है तो सामने आओ। कब तक अपने आप को छुपाओगे और इस परिवार को परेशान करते रहोगे? मैं आज तुमसे लड़ने आया हूं।
और तुम्हें खत्म करके ही चैन लूंगा। इससे पहले कि मैं कुछ भी करूं, तुम खुद सामने आ जाओ और बताओ कि तुम यहां पर क्यों आए हो और क्या चाहते हो। मैं तुम्हें बस एक ही बार बोलूंगा, वरना अगली बार तुम जानते हो कि क्या हो सकता है। आदित्य की बात सुनकर सब उस तरफ देखने लग गए जिस तरफ वो देखकर ये बात बोल रहा था, लेकिन किसी को भी वहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी अचानक हवा चलना बंद हो गई और एक हंसी की आवाज चारों तरफ घूमने लगी। जब सबने आसपास देखा तो उन्हें कोई भी नहीं दिखा। अनामिका डर गई और वो अपनी मां के करीब चली गई। आदित्य उसी हंसी को फॉलो कर रहा था और फिर उसने देखा कि एक पॉइंट पर आकर वो हंसी रुक गई है। तब वहां पर धीरे धीरे एक परछाई जैसा फिगर सामने दिखने लगा। वो फिगर सबको दिख रहा था और इसी के साथ हंसी की आवाज वापस शुरू हो गई थी। 2 मिनट के बाद वो फिगर एक वाइट सॉलिड बॉडी जैसा बनने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई भूत होगा। और फिर आदित्य ने देखा कि वो फिगर एक 20-25 साल की लड़की के जैसा लग रहा था। उसे पता था कि बुरा साया उसी मरे हुए इंसान की आत्मा का होता है जिसके साथ किसी ने कुछ गलत किया हो और इसकी वजह से ही उसकी मौत हुई हो। और उसे समझ नहीं आया कि बख्शी परिवार जैसे लोगों के ऊपर एक लड़की का बुरा साया क्यों हो सकता है, और इसके पीछे की मिस्ट्री उसे सॉल्व करनी ही होगी। Thanks for watching, guys. Thanks for hearing.